वेलकम अगेन टू कविता बायोलॉजी नोट्स क्लास। देखिए क्लास, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स को। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके थे कि मेजल्सन और स्टेहल ने कैसे ये प्रूव किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही आपका रेप्लिकेट होता है। इस थ्योरी में आपको पढ़ना है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स होते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए फर्स्ट स्टेप है जो एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एक्टिवेशन होगा सभी न्यूक्लियोटाइड्स का, वो ट्राइफॉस्फेट में चेंज होंगे। जब तक ये मोनोफॉस्फेट में होते हैं क्लास, तब तक ये इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, ये देखिए डीएनए के जो आपके एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है, डीऑक्सिन थाइमीन मोनोफॉस्फेट है। जो इनएक्टिव फॉर्म में है अभी ये मोनो में है, मोनोफॉस्फेट में है, अभी ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। तो ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इनमें कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स। फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। एटीपी भी इसमें यूज़ होगा, तो इसमें एटीपी के दौरान यूज़ होने पे ये कैसे हो जाते हैं? ट्राइफॉस्फेट हो जाते हैं। डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जिसमें एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स को ट्राइफॉस्फेट में चेंज होना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है क्लास? देखिए हम जानते हैं दो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का डीएनए लार्ज होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक का जो स्मॉल डीएनए होता है उसमें आपका एक ही बार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, एक ही बार होता है। और जो यूकैरियोटिक का होता है डीएनए वो लार्ज होता है, इसीलिए उसमें बहुत बार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे ओआरआई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है, देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक वो अपनी प्लेस डिसाइड कर लेता है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना होता है। तो ये आपका डीएनए है सपोज, और यहाँ पे इसने जगह डिसाइड कर ली है, फाउंड कर लिया, मतलब खोज लिया है अपना ओआरआई जहाँ पे ओरिजिन होना है, वहाँ जहाँ से शुरुआत होनी है रेप्लिकेशन की, जहाँ से मतलब शुरुआत होनी है आपके रेप्लिकेशन स्टार्ट होने की। क्लास अब देखिए आपका थर्ड स्टेप है जहाँ पे निक कट और आपका निक कट और इशिशंस इन डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है क्लास? हाँ, जो भी आपका इट इज़ डन बाय ओआरआई, ये आपका ओआरआई फॉर्म से मतलब वो होता है। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब होता है आपका, तो एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स मतलब क्या होता है क्लास? एंडो मतलब इन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एंजाइम होगा उसे ये ब्रेक डाउन करता है, कट करता है वहाँ से उस सेक्शन को। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ ओआरआई तो हो गया था, ओआरआई यहाँ पे हो गया था, तो अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? उस साइड को कट कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आप कह रहे हो निक, तभी यहाँ पे लिखा है निक। अब देखिए अनबाइंडिंग होगा, स्टेप 4 में अनबाइंडिंग अनजिपिंग होगा। अनबाइंडिंग अनजिपिंग इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की हेल्प से होता है। इसमें आपका मेन एंजाइम ही है क्लास जो आपको याद रखने हैं। पहले आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया, ठीक है, पहले ओआरआई हुआ था ओरिजिन ऑफ पहले आपके न्यूक्लियोटाइड्स हुए, ट्राइफॉस्फेट में चेंज हुए, एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आए। फिर आपका ओआरआई हुआ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर जिसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने एक साइड को कट किया जिसको आप निक कह रहे हो। स्टेप 4 में अनबाइंडिंग हुई, अनजिपिंग हुई डीएनए की, किसकी हेल्प से? डीएनए हेलिकेज के एंजाइम की हेल्प से, मतलब आपका कट करेगा डीएनए को। देखिए जैसे ये है आपका, हम जानते थे वाई फॉर्क में अरेंज करना है इसे, तो ये आपका देखिए कट हो रहा है, ये देखिए वाई फॉर्क में अरेंज हुआ, तो हेलिकेज एंजाइम की वजह से ही यहाँ पे ये हेलिकेज एंजाइम ही होता है जो इन दोनों जो डीएनए हैं जो आपके उस स्पाइरल फॉर्म में अरेंज थे उनको इसने एकदम अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग किसकी हेल्प से हुआ? डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से हुआ। तभी यहाँ पे लिखा है अनबाइंडिंग अनजिपिंग, मतलब उसे अनजिपिंग करना, अनबाइंडिंग करना। इट इज डन बाय द विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज। देखिए ऑल डीएनए आर ज्वाइंट टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम जानते हैं सभी डीएनए यहाँ पे किससे ज्वाइंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड से डिवाइड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को काटने का काम कर रहा है डीएनए हेलिकेज। इसे आपके रेप्लिकेशन प्रोटीन भी कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन एंजाइम भी कहते हैं, जिसमें लिखा है आरईपी प्रोटीन एंजाइम मैंने लिख रखा है, डन बाय ब्रेकिंग बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि आपका लिखा हुआ है। देखिए एडेनिन हम जानते हैं थाइमीन से डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो इसमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो साइटोसिन होता है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा होता है, तो इसलिए इसमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मोर एनर्जी लगती है इसको ब्रेक डाउन होने में। तो ये था आपका फोर्थ स्टेप क्लास। फिफ्थ स्टेप में चलते हैं, एक बार मैं आपको फिर से समझा दूँगी क्लास ये स्टेप एक बार, अभी आप लोग पहले समझ लीजिए।
फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, यूज़ ऑफ एसएसबी। एसएसबी क्या है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो क्या करता है, इंटरकॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, बचाता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये ब्रेक हुए, हेलिकेज एंजाइम ने इन्हें ब्रेक कर दिया था, लेकिन इनमें कॉइलिंग फिर से शुरू हो जाती है, मतलब इनका घूमना फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कर्ल शेप में होता है कुछ डीएनए। तो एसएसबी प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन इकट्ठा हो जाते हैं जो इसे एकदम सीधा रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। मेक डीएनए अपीयर, मतलब जिससे डीएनए वाई फॉर्म में ही रहता है, वाई के शेप में ही अरेंज रहता है। तो जो डीएनए है जो माइट कॉइल विद द अदर, मतलब जिससे डीएनए क्या हो जाता है कि कॉइल्ड हो सकता है दूसरे स्ट्रैंड से। तो उसे रोकने के लिए, उसे मतलब ठहराने के लिए एसएसबी प्रोटीन का यूज्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप सिक्स्थ स्टेप में क्या है, रिलीज ऑफ टेंशन कॉज ड्यू टू अनवाइंडिंग। जो भी आपकी टेंशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि आपने कोई रस्सी है, आपने रस्सी को ऐसे खोल रहे हैं आप खींच के, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होने लगेगी। ऊपर जो रस्सी के होगा, जैसे ये रस्सी है, आपने एक धागा ऐसे पकड़ा, एक धागा ऐसे पकड़ा, तो ऊपर जो है वो टेंशन क्रिएट होने लगेगी, कुछ इस तरीके का फॉर्म होने लगेगा, है ना। तो उसी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए, दूर करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। उसका नाम होता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, जिसको डीएनए गायरेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इस टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, जो ऊपर टेंशन क्रिएट हो गई है, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ टेंशन क्रिएट हो गई है, वो टेंशन रिलीज़ होकर कुछ इस फॉर्म में डीएनए फिर से अरेंज हो जाता है। मतलब यहाँ के वाई फॉर्म में अरेंज करने के लिए एसएसबी प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, और जो ऊपर की टेंशन होती है उसको दूर करने के लिए आइसोमेरेज और गायरेज एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। स्टेप 7 में आइए क्लास। स्टेप 7 में है आपका फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर क्या है, इट इज़ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, ये स्मॉल फ्रेगमेंट है जो आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एक एंजाइम की हेल्प से, जिसे डीएनए प्राइमर कहते हैं, ठीक है। डीएनए प्राइमर की हेल्प से ही मतलब आरएनए सिंथेसाइज करता है, आरएनए बनाता है एक स्मॉल फ्रेगमेंट को, जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। द ओनली प्रॉब्लम ऑफ आरएनए प्राइमर, ओनली प्रॉब्लम मतलब एक ही प्रॉब्लम रहती है आरएनए की, कि वो हमेशा बाइंड होता है 3' एंड पे ही, ठीक है। डीएनए का 3' एंड होगा ना, उसी पे ही ये आरएनए जाके आपका अटैच होता है, बाइंड होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 5 to 3' तक था, 3' से 5' तक था, तो यहाँ पे 3' जो था आपका, उसमें आपका ये 5' जो 3' था, वहीं पे ही आपके जाके अटैच हो गया आरएनए के प्राइमर, ठीक है। तो 5 स्ट्रैंड बना लिया इन्होंने। तो वही चीज़ है क्लास। अब देखिए नेक्स्ट पे 8 स्टेप पे क्या होता है, सिंथेसाइज्ड ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सिंथेसाइज्ड ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड मतलब एक जगह तो आपके बन गए, देखिए जैसे 3' से 5' बना यहाँ पे, तो आरएनए के प्राइमर यहाँ जुड़ने लगे, क्योंकि आपके जो आरएनए के प्राइमर हैं वो आके 3' पे ही जुड़ते हैं। तो 3' पूरा तो यहाँ पे बन रहा है ना क्लास, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 5' बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3' ऑलरेडी था, तो यहाँ पे 3' बनेगा, तो यहाँ पे सारे आरएनए के प्राइमर जुड़ने लगेंगे मल्टीपल उसमें, ठीक है। क्यों जुड़ने लगेंगे, देखिए क्यों जुड़ने लगेंगे यहाँ पे आरएनए के प्राइमर, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊंगी। आरएनए के प्राइमर इसलिए जुड़ने लगेंगे क्लास, क्योंकि इन मल्टीपल प्लेस बिकॉज 3' इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ पे 3' आपका अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जो आपके आरएनए के प्राइमर हैं वो जुड़ने लगते हैं। यहाँ पे 3' तो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 3' के जो मतलब 3' यहाँ अवेलेबल ना होने के कारण तो आरएनए के यहाँ पे प्राइमर बहुत सारे जुड़ने लगते हैं। यहाँ पे एक आके जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आके जुड़ने लगते हैं, ठीक है। स्टेप 8 में आइए, सिंथेसाइज्ड ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मतलब अब यहाँ पे एक न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कैन आल्सो ऐड न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, ऐड करता है 5' से 3' डायरेक्शन में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स अट्रैक्ट द एक्टिवेटेड डीएनटीपी, ठीक है। डीएनटीपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट ऑफ न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। जब आपका न्यू डीएनए इसके कारण बन जाता है, जैसे कि अभी आपको समझा रही थी मैं, देखिए अब आपको मैं पूरा समझाती हूँ। ये आपका एक डीएनए था जिसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई क्लास। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद आपका जो हेलिकेज एंजाइम था उसने अपना वर्क किया। हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ पे आपके Y4 को अरेंज रखा। यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन आए जिसने इन्हें मुड़ने नहीं दिया, कॉइलिंग और अनबाइंडिंग नहीं होने दिया। और यहाँ पे टेंशन जो क्रिएट हो रही थी उसको रिलीज़ करने के लिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स था जिसने इसकी टेंशन को रिलीज़ किया। यहाँ देखिए टेंशन को रिलीज़ किया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो डीएनए आप जानते थे, डीएनए के जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आया जिसने इसको बाइंड कर दिया। मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को ऐड कर दिया क्विकली
डीएनए को ऐड कर लिया बिकॉज इट रिसीव 5 प्राइम, क्योंकि ये रिसीव किया इसने 5 प्राइम को 3 प्राइम से, ठीक है। 5 प्राइम को 3 प्राइम से इसने रिसीव किया, अभी जैसे आपने पढ़ा था। तो इसने पूरा कंटिन्यूसली जल्दी से बना दिया डीएनए स्ट्रैंड को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लगातार एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया, जिसे आप लीडिंग स्ट्रैंड कहते हो, और इसीलिए इसे कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि और आरएनए प्राइमर ने यहाँ पे देखा कि 3' यहाँ पे अवेलेबल था, तो एक ही अटैच हुआ आरएनए प्राइमर, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से पूरा स्ट्रैंड कंटिन्यूसली डेवलप हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जब 3 प्राइम नहीं अवेलेबल था, तो आरएनए प्राइमर यहाँ जुड़ते चले गए, मल्टीपल कॉपीज़ आ गई आरएनए प्राइमर की, जिससे मतलब आरएनए प्राइमर खूब सारे आ गए और एक स्ट्रैंड क्रिएट कर दिया टुकड़ों टुकड़ों वाला, जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड भी जिन्हें कहते हैं। और इन स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए एक एंजाइम की हेल्प होती है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जिसे कहते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और जो छोटे छोटे टुकड़े थे क्लास, उनको आप लोग कहते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो अभी मैं ये देखिए लिखा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे यहाँ पे गैप था, उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे थे। और इन टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहा था, कौन कर रहा था? डीएनए लाइगेज एंजाइम कर रहा था। देखिए क्लास, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, ये तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो गया जिसमें डीएनए ने पूरा फटाफट बना दिया, और लैगिंग स्ट्रैंड वो हो गया जिसने डीएनए में मतलब जिसमें आपका डीएनए का स्ट्रैंड बन तो रहा था, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा था, तो इसको आप लैगिंग स्ट्रैंड कहते हो, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हो। देखिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? लीडिंग कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है जिसमें डीएनए की न्यूली सिंथेसाइज्ड मतलब बन जाता है, और लैगिंग में क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जिसमें आरएनए प्राइमर आके जुड़े होते हैं। उन आरएनए प्राइमर को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम उन बॉन्डों को जोड़ देता है, फिर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। जब आप सीधा करके देखेंगे डीएनए को, तो कुछ ऐसा तरीके का बनेगा और एक कंप्लीट डीएनए फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो डीएनए इसको तभी लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसको आप कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए की तुरंत पूरा कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, डीएनए सिंथेसाइजेज सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इसी से प्रूव हुआ कि डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसाइज होता है, वो आपके सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, बिकॉज वन स्ट्रैंड पैरेंट एंड अदर स्ट्रैंड न्यू वन, मतलब एक पैरेंट की कॉपी बनती है और एक आपकी न्यू स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, मतलब एक जैसे पैरेंट की बनी। और यही आपका अगर ब्लू पेन से बना दूँ मैं, तो आपका ये जैसे ब्लू पेन से बना दिया मैंने, तो ये आपका 50% आपका पेरेंट का हो गया, 50% न्यू स्ट्रैंड हो गया। तो ये आपका 50% का ऐसे जाता है, 50% इसका हो गया, 50% मैंने पेंसिल से बना दिया, तो ये आपका 50% हो गया। तभी ये प्रूव हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ठीक है। ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा वीडियो। थैंक यू क्लास।